नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आप सभी लोगों को आज की खबर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार झंडा फहराया। 13 साल हो गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने देश के लोगों को संबोधित किया। संबोधन की जो खास बातें थी वो खास बातें ये थी कि उन्होंने जेन जी को, जेन अल्फा को अपने साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने बताया देश के युवाओं को, क्योंकि वो जानते हैं कि देश युवा देश है। करीब 65 करोड़ लोग यहाँ पर युवा हैं, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने की उन्होंने तमाम कोशिश की, जैसा कि वो करते हैं, और देश की दशा दिशा भी बताई कि आगे वो क्या करने वाले हैं और कैसे ये होना चाहिए। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने कहा कि अब जो कोचिंग का यहाँ पर मामला चल रहा है, बच्चे कोटा में जाते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं और बहुत बार सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो क्विट कर जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है। इतना पैसा माँ बाप दे नहीं पाते हैं। उनके लिए कहा कि वो 1 करोड़ लोगों को कोचिंग दिलाएंगे। फिर दूसरा बिजली की बात की उन्होंने कि अब एक बिजली के लिए वो बड़ा काम करेंगे और एक गीगावाट 1000 गीगावाट की बात की उन्होंने कि हम इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ में उन्होंने फिर से लोगों को चेताया भी, और जो चेताने की बात थी वो ये है कि आप कैसे, उन्होंने बताया कि जो उपलब्धियां बताई कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर खींचा, बाहर निकाला। दूसरा, देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सल को ख़त्म किया और अब नक्सलवाद पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी चेताया कि जो हथियारबंद नक्सली थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो अभी दिमागी नक्सली हैं वो बाकी हैं। तो उसको लेकर के एक बड़ा बवंडर हो गया कि ये आखिर दिमागी नक्सली कौन है। दिमागी नक्सली की बात करें तो क्या ये जो उन्होंने कहा कि जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उन्होंने विपक्ष को इसको लेकर के आड़े हाथों लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जेन जी ने धरना प्रदर्शन किया, वो क्या एक नक्सली प्रदर्शन था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इससे इतर हट करके उन्होंने जो सप्तऋषि की बात की, 7 अपनी योजनाओं की बात की। उसको हम जानते हैं, हमारा देश जो है 7 नदियों का देश है और 7 नदियों का देश है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज इसको लेकर के चर्चा की। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ शरद सरन जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शरद जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संजय सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रत्ना पांडे जी कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जरा शरद जी के पास चलते। शरद जी, संजय सिंह जी आप बताइए भाई, आपने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी, कैसे अच्छी लगी, और भविष्य की जो रूपरेखा उन्होंने खींची, कैसे लग रहा कि उन्होंने कितनी लंबी लाइन खींची? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही। अच्छा, आपको और सभी जो मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो जो संकल्प है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो 2047, उसी से जोड़कर उन्होंने सब बातें की हैं। कैसे जो टॉप 500 कंपनी है, फॉर्च्यून कंपनी है, उसमें भारत की 50 कंपनियों को होना चाहिए। हमारे बैंक 5 बड़े बैंकों में शामिल हों। एआई से 1 करोड़ लोगों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, और जो ग्रीन अर्थ वाला मामला है उस पर बहुत फंस रहा है। फूड प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमारी दूसरा जो मैरीन हमारी इकोनॉमी है, ब्लू मैरीन इकोनॉमी कहलाती है, क्योंकि हमारा कोस्टल भारत का जो समुद्री किनारा है बहुत बड़ा है। उसमें जो हमारी मछलियां हैं, श्रिम्प्स हैं, झींगा है, बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का सोर्स है वो। और डाटा सेंटर, एआई, क्वांटम, इसके ऊपर उन्होंने बात करी है।
और जो सीमलेस जो सप्तधारा की आपने बात की है, उसमें सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मुद्दे हैं। प्लस 1 करोड़ बच्चों को कोचिंग की बात करी है, ये बहुत बड़ी बात है। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो मानसिक रूप से नक्सल है, और जो मानसिक रूप से नक्सल है तो उसका हमारे सामने उदाहरण है जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, जहां राहुल गांधी जी जाते हैं, यही अर्बन नक्सल कहलाते हैं। और आपने अभी सीजेपी के आंदोलन में भी ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो उमर खालिद के साथ नजर आए और तरह तरह की बातें हुई हैं। तो यही जो अर्बन जो मानसिक रूप से मिसगाइड मिसलीड करते हैं युवाओं को, देश से के प्रति नफरत सिखाते हैं, उनसे सतर्क रहने की बात करी है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहां ये सब जो वोकिज्म कहलाता है, इस समय दुनिया में वोकिज्म का बोलबाला है। अमेरिका से शुरू हुआ है, कई यूनिवर्सिटी में चल रहा है। वामपंथ का एक बदला हुआ रूप आ रहा है वोकिज्म के रूप में, हमारे देश में भी है। तो युवा अगर भटकेंगे तो फिर देश को नुकसान होगा ना। बिल्कुल, इसी सब बातों को लेके उन्होंने बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं एक और कहना चाहता हूं, देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा एफर्ट किए जा रहे हैं, अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, पीछे जब ये गल्फ की ये होर्मुज वाला मामला हुआ था तो बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि साहब विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, बढ़ गया। अब आप देखिए आज ही जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फॉरेन रिजर्व की, $14 बिलियन का इजाफा हुआ है एकदम से। आज हम $700 बिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं, जो घट के 670 बिलियन डॉलर के आसपास, क्योंकि हम $726 बिलियन का हाईएस्ट क्या कहते हैं उसको टच किया था। लेकिन आज हमने फिर से दोबारा इस ग्लोबल क्राइसिस में जहां बहुत दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। ये इसका द्योतक है, ये सूचक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी जो एनडीए की सरकार है, ये इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस क्राइसिस में भी भारत सस्टेन कर रहा है और आगे लगातार बढ़ रहा है। और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करने का जो संकल्प है, उस दिशा में गति भारत की बढ़ रही है, गतिमान हो रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीजें गिना दिया है, लेकिन आपने एक चीज छोड़ दिया जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी, परमाणु ऊर्जा को लेकर के। जी, परमाणु ऊर्जा को बड़ी बात है, जी, परमाणु ऊर्जा को लेकर के उन्होंने कहा कि जी 2047 तक। जी ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। देखिए है क्या, भारत के पास ब्रेन है। अब हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो विश्वगुरु के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। पर विश्वगुरु का मतलब क्या होता है? जब इंटेलिजेंस, उसमें बौद्धिक क्षमता हमारी विश्व में प्रिवेल करेगी, आगे बढ़ेंगे, दुनिया हमारी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानेगा, तभी तो हम विश्वगुरु कहलाएंगे। अब विश्वगुरु भाई ये लोग किस सेंस में लेते हैं वो मैं नहीं जानता, वो तो मजाक उड़ाते ही, सबका उड़ाते हैं ये लोग। जी जी जी, ठीक है, इनका काम शुरू हो गया। लेकिन मैं इसके लिए कह रहा था, भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। और जो कलपक्कम का जो हमारा रिएक्टर है, वो सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जहां उसको थोरियम को कन्वर्ट करके यूरेनियम बनाने का प्रोसेस है, वो हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया। जो यूपीए की सरकार में जिसको रोक दिया गया था, जानबूझ के रोका गया था कि भारत किसी तरह से भी, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट नहीं होना चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए, हम विदेश के भरोसे ही चलेंगे। चलिए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है थोरियम के आगे। मैं इसीलिए, और क्योंकि भारत को अगर विकसित राष्ट्र प्रदीप जी बनाना है तो ऊर्जा की तो आवश्यकता है ही है। बिल्कुल, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, तो उस पर तो काम करना है और सरकार लगातार काम कर ही रही है, क्योंकि हमारी ऊर्जा को लेकर एपेटाइट, भूख बढ़ेगी। ठीक है, राष्ट्र बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है संजय जी, आपने पूरी बात रख दी अपनी। जरा रत्ना जी के पास चलते हैं। रत्ना जी, आप बताइए, आपको क्या क्या अच्छा लगा? आप अपने देश के प्रधानमंत्री 13वीं बार आज लाल किले से भाषण दे रहे थे, उन्होंने तमाम चीजें बताई। अब विश्व के भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही है, भविष्य कैसे बनेगा, उसको लेकर के बताया। जी
आप सभी को नमस्कार के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जी जी। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहने के लिए प्रयास किया, लेकिन रह गए घूम घुमा के 2016 में ही। तब लाए थे अर्बन नक्सल, आज ले आए दिमागी नक्सल। भाई कभी तो नक्सल से बाहर आके उत्सव मना लिया करो। लेकिन खैर, ये बेचारे दंगाग्रस्त जनरेशन ही है, इनकी पूरी गद्दारी देश से काम है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी अपनी वेशभूषा में सजावट करके आए, उसमें उन्होंने उल्टा तिरंगा लगा रखा है, वो भारत का तिरंगा नहीं है जो ब्रॉच पहना है। तो मुझे आपत्ति है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे तिरंगे का अपमान कैसे कर सकता है? इसका जवाब देना चाहिए। अब इनकी सप्तधारा का एक एक करके जवाब दूंगी। सबसे पहले चलती हूं सॉफ्ट पावर। भारत की सॉफ्ट पावर है डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डिलीवरी, प्लूरलिज्म, जिसपे आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत करती है। इन्हें प्लूरलिज्म के नाम से नफरत है। ये एक राष्ट्र, एक चीज, एक भगवा, एक चीज बनाना चाहते हैं। इन्हें एक ही जाति चाहिए, हिंदू, तो प्लूरलिज्म नहीं चाहिए। इन्हें डाइवर्सिटी पर गंभीर आपत्ति है, तो डाइवर्सिटी के विरोधी है। सॉफ्ट पावर की बात करना बंद करते हैं। ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? निकोबार में जब शॉम्पेन और निकोबारीज आदिवासियों की आजीविका उजाड़ दी, अडानी को खजाने भर दिए, तो आज याद आया ब्लू इकोनॉमी। अरे छोड़िए, आप जिसकी सेवा करते हैं वही करिए। संजय जी आपके पास आऊंगा। ग्रीन इकोनॉमी जी, ग्रीन इकोनॉमी का कौन होता है? हसदेव, अरावली, बिहार, किसके नाम? अडानी के। एक पेड़ उस मां के नाम जिसको खुद ही कलंकित करते हैं मोदी जी कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। खैर, मेरे किसानों की आय का क्या होगा? एमएसपी आज तक न बढ़ी। किसान को फूड चेन में सिर्फ सप्लाई पे खड़ा कर दिया है। प्रॉफिट आपका ट्रंप ले जाएगा और अडानी उठाएगा। इस ग्रीन इकोनॉमी के धोखे में मत रहिए, हम पुरजोर विरोध करेंगे। चौथी बात बताती हूं, डिफेंस। 2014 का वो मेक इन इंडिया का शेयर कहां गया? 56 इंची की तरह वो भी फुस निकला क्या? एमएसएमई की बात कर रहे हैं, 70% एमएसएमई बंद हो चुके हैं। इसका जवाब देना लाल किले से झूठे महाराज भूल गए। अब बताती हूं गति शक्ति। फरवरी में खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन तबला बजा के किया था, वो अप्रैल की पहली बारिश में धराशाही हो गया। यह है गति शक्ति। इसी दम पे गति शक्ति आएगी भारत में। छोड़िए, जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। अब बताती हूं कि एआई में 1 करोड़ ट्रेनिंग दोगे, बहुत खुशी हुई सुन के। एमएसएमई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना के भारी भरकम जिसे ट्रेनिंग दी थी, केवल 30% रोजगार आज तक उससे सृजित हो पाया। और कैग ने बताया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसका जवाब दो। नरेंद्र मोदी जी भागिए मत। ये दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, सबसे बड़ा नक्सल आपकी अपनी पार्टी के अंदर है, जो आप देश के साथ हमेशा उल्टा करते हैं। मेरे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, उसका जवाब देना चाहिए था। शर्म नहीं आ रही? बच्चों को आप अराजक बता रहे हैं, आतंकवादी बताते हैं, आपका संसद गटर छाप बताता है, और उसे आप देश की आजादी का उत्सव कहते हैं। शर्म कीजिए। उल्टा झंडा पहन के प्रचार करना बंद कीजिए। भारत का झंडा पहचान लीजिए। वैसे आप नए नए देशभक्त है, 52 साल से जिसने झंडा ना फहराया अपने मुख्यालय पे, वो लोग आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो नया नौसिखिया ये सब करेगा। उल्टा झंडा जवाब दीजिए। ठीक है, देश के लिए रोडमैप कहाँ है? ठीक है रत्ना पांडे जी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। डिक्लेरेशन से नहीं, डिलीवरी का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? वो दीजिए मेरे भारत को। मेरे बच्चों पे पैलेट गन किसने चलाई? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। अपनी सरकार के मुखिया आप हैं। वहां खड़े होकर बेशर्मी से मेरे बच्चों को अराजक और दिमागी नक्सल कहना बंद कीजिए। आपने चलाई है पैलेट गन, आपने चलाई है कील लगी लाठी, आपने मेरी बेटियों के सीने पर मुक्के मारे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में लाठी मारी है। बताइए, आज लहू लुहान भारत माता वो जवाब चाहती है आपसे। मेरी बेटियां, कल एक ताजी घटना, देश की महिला सांसद को रात के 11 बजे इनकी पुलिस गेस्ट हाउस से बाहर निकालती है। कहां है नारी वंदन? क्या करेंगे आप? जिस सरकार के मुखिया हैं वो महिला विरोधी सरकार है। देश की बेटियों को, प्रतिभावान बेटियों को आपने सड़क पर कुचला। आपकी पुलिस ने, आप संसद में खामोश रहे। आज
एक चुनी हुई सांसद, महिला सांसद को 11 बजे आप वैकेट करने का ऑर्डर देते हैं। शर्म कीजिए। चलिए ठीक है रत्ना जी, शर्मसार है आप जैसे प्रधानमंत्री के रहते। रत्ना जी जवाब आपके दीजिए अपनी इस पूरी अनइक्वालिटी। रत्ना जी आपके मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आऊंगा मैं। रुक जाइए संजय सिंह जी, जल्दी से संजय बहुत बड़ा झूठ बोला है जी। इन झुट्टों का मैं अभी एक्सपोज कर रहा हूँ जी, बताइए। इन झूठे मक्कारों का एक्सपोज कर रहा हूँ। इन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी और चुल्लू में पानी तैयार रखना डूब मरने के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है। ये कितने मक्कार झूठे वाहियात घटिया लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जेब में रुमाल है, देखिए ये रुमाल है, ये रुमाल है। ऑर्डर देखिए, पहले केसरिया है, बीच में व्हाइट है, फिर ग्रीन है। ये रुमाल जो लगाते हैं वो है। और ये झूठी मक्कार बैठ के बोल रही है कि अरे शर्म करो यार, चुल्लू पर पानी में डूब मत जाते। हाँ, ये झूठे मक्कारों, तुम्हें झंडा कहाँ से दिखेगा? ये नक्सलियों को ये झंडा कहाँ से दिखेगा? ये झंडा, ये तुम्हें झंडा नहीं लगा उसमें, ये स्कार्फ ऑर्डर में लगा हुआ है, जिस ऑर्डर में ट्राई कलर होता है। अरे रोमन गुलामों, तुम लोग कितना गिरोगे? तुम लोग कितना गिरोगे नकली गांधियों के केस में? तुम लोग नकली गांधियों के चरण वंदना में कितना नीचे गिर जाओगे? तुम लोग बहुत वाहियात लोग हो, तुम बहुत घटिया बदतर लोग हो तुम लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती है? टीवी चैनल पर बोल रहे मोदी ने झंडा ऊंचा लगा रखा है। नीच लोग ये लोग हैं, ये नक्सल है, ये नक्सल है, इनकी नक्सली मानसिकता प्रकट हो गई है। आपके बड़े चैनल पे झूठ बोल रही है मोहतरमा, खुलेआम झूठ बोल रही है मोहतरमा। ठीक है, हो गई भाई बात दोनों। संजय सिंह जी आपकी बात हो गई। रत्ना पांडे जी सुनिए, रत्ना पांडे जी सुनिए भाई, ये गुलाम है, गुलाम विदेशियों के। ठीक है संजय सिंह जी रुकिए भाई। अरे आज हम लोग स्वतंत्र हुए। नहीं, कैसा बोला इसने झूठ बोल के कि मोदी जी ने वो, मैंने आपको दिखा दिया है। ये कितने मक्कार झूठे लोग हैं ये लोग, ये कितने झूठे मक्कार हैं। फिर से देख लो मक्कारों, फिर से देख लो मक्कारों देखो, ये देखो मक्कारों झूठो, ये देखो झूठो मक्कारों, ये झंडा है। चुल्लू पर पानी में क्यों मर जाके रत्ना पांडे जी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? कितनी बुरी मानसिकता से तुम इसमें झंडा और उस ऑर्डर में लगा रहे हैं। ये झंडा उल्टा बेशर्म कहिए, बेशर्म हो तुम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो और नाटक गिर चुके हो, गटर में जा चुके हो तुम लोग। खत्म। चलिए ठीक है, हो गई, दोनों की बात हो गई भाई। संजय सिंह जी, रत्ना पांडे जी आपकी बात हो गई। रत्ना जी और तुम भी बन जाओ। रत्ना जी आपकी बात हो गई। रत्ना जी, राज्यसभा मेंबर, रत्ना जी रुकिए, रत्ना जी रुकिए, संजय सिंह जी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई। खेला के बाद तुम्हारा, अरे ये ठीक है, उल्टा ये किसका झंडा निकाल रहे हो? ये कांग्रेसी है, ये किसका झंडा निकाल रहे हो? कहाँ से निकाल रहे हो? अरे जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो यार। छोड़ो, अरे बेशर्म लोगों, लो देश का, अरे झूठे मक्कारों, उसका झंडा गद्दारों के साथ खड़े, कश्मीर के लोगों के साथ मनाने। अरे बकवास कम करो। मत मनाओ। रत्ना पांडे जी ठीक है, रत्ना जी ठीक है। संजय सिंह जी आप दोनों लोगों से अनुरोध करेंगे भाई, आज स्वतंत्रता दिवस है, आप लोगों के तेवर थोड़े तल्ख है, अच्छा लगता है, लेकिन के चरण चाटने वालों उल्टा शर्म करो। क्योंकि के चरण चाटने वालों रत्ना पांडे जी ठीक है। रत्ना जी आपकी बात पूरी हो गई, आपने अपनी बात बहुत जोरदारी तरीके से रख दिया। संजय सिंह जी आपने भी उसका बहुत जोरदार तरीके से खंडन कर दिया, बात को आगे बढ़ाते। संजय सिंह जी रुकिए भाई, संजय सिंह जी रुकिए, संजय सिंह जी रुकिए। तो डॉक्टर रत्ना पांडे लग गई है, मुबारक है, गाली दो। संजय सिंह जी रुकिए भाई, रुकिए। राहुल गांधी के पास अरे थोड़ा संजय सिंह जी, रत्ना जी पानी पी रही है, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, आज स्वतंत्रता दिवस है भाई। मैं मोदी जी को पानी पी पी के गाली देती हूँ। उन्हें स्वतंत्रता की खुशी नहीं है, ये तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हैं, इन्हें तो अंग्रेजों के जाने पे हार्ट अटैक हो गया। संजय सिंह जी रुकिए भाई, आ रहा हूँ, हमारे पास और कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, जरा उनको भी जोड़ लेते हैं। रुकिए भाई, ये तो माफी वीर गद्दार, कितने वाहियात घटिया हो गए। जब भारत छोड़ो गांधी के नाम को कलंकित कर रहे हैं। कहाँ बापू और कहाँ रत्ना पांडे जी आपने पानी पी पी के किया है, लेकिन ठीक है,
रत्ना जी ठीक है, रत्ना जी और गाली दो, इन्हें यहाँ पानी जाने का पियो और पसंद गाली नहीं। दो रत्ना पांडे। नहीं हो गई, दोनों की बात हो गई। जल्दी से जाओ। संजय सिंह जी बात हो गई आपकी भाई मत करो। ना। रत्ना जी रुकिए, किसी को रत्ना जी रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग। मुझे मास्टर बना तो मैं गाली देने की मास्टर हो गई हूँ। ठीक है, मैंने ठीक है। PhD कर ली आप गाली खुद देने संजय मोदी सिंह, को। तुम्हारे पिता नरेंद्र मोदी अरे सबसे आप बड़ा संजय सिंह गालीबाज तुम्हारे है। तुम जैसे गुलाम तुम्हारा नहीं हो। पिता नरेंद्र मोदी समझे? सबसे बड़ा गालीबाज है। अरे मेरी छोड़ दो, नेता अपनी देखो, गालीबाज है, अपनी। बकवास कर रहा है। तुम्हारा पिता बेशरम नरेंद्र मोदी भैया, सबसे बड़ा अपना गालीबाज है। जोकर है वो, जोकर तेरा नेता। भाई दोनों लोगों से अनुरोध है कि दोनों लोग शब्दों की मर्यादा जरूर बना रखें। आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह जी आपसे अनुरोध है कि आप भी शांत हो जाइए। रत्ना जी शांत हो गई। संजय सिंह जी, रत्ना जी शांत हो गई है और आप भी शांत हो जाइए। संजय सिंह जी रुक जाइए भाई, संजय सिंह जी रुकिए। संजय सिंह जी की आवाज डाउन कर दीजिए। संजय सिंह जी, रत्ना पांडे जी की दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। दोनों से मेरा अनुरोध है, एक तो शब्दों की मर्यादा रखिए और दूसरा आज मतलब आप लोग विरोधी पार्टी के हैं और उसको आप अपने पक्ष रखिए, लेकिन इतने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए और आपस में बहस मत कीजिए। जो चीजें हैं वो रखिए, हम उस पर कोई किसी को वो दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़े हैं, जरा शरद सरन जी। शरद सरन जी आप बताइए भाई, ये तो उल्टा और सीधे झंडे की बात हो गई। आप बताइए कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो कौन सी बातें अच्छी लगी, जो 5 बातें या 7 बातें सप्तऋषि की जो बात कर रहे थे। विनीत जी, पहले तो आपको, साथ ही पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी। देखिए, जहां तक अच्छी लगने की बातें हैं, अब ये तो भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए, सरकारी प्रवक्ता को बताना चाहिए या गोदी मीडिया को बताना चाहिए। नहीं, देश के नागरिक की हैसियत से आप भी बता सकते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और मैं आपके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूं। मेरा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार की कमियों को उजागर कर सकें ताकि सरकार को सही रास्ते पे रख सकें। व्यक्तिगत तौर पे मैं संघ को और भाजपा को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के दिन इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम के नक्सल थे, जो 1942 के भारत छोड़ो में अंग्रेजों के साथ थे, जिन्होंने इसी राष्ट्रीय ध्वज को 47 के बाद जलाया है सड़कों पे, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने जनगण मन के स्वरूप से साफ इनकार कर दिया, उन स्वतंत्रता संग्राम के नक्सलों को अभी तिरंगा यात्रा निकालते देख के सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं हो रही, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी स्वर्ग में बैठ के ये देख रहे होंगे तो उनको ये खुशी हो रही होगी कि स्वतंत्रता संग्राम के नक्सल भी आखिर सही रास्ते पे आए, और चाहे जैसे आए हो, अपनी मर्जी से आए हो या मजबूरी में आए हो, कम से कम आज सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लेकर के तिरंगा यात्रा ही नहीं निकाल रहे, लेकिन लड़ रहे हैं उसी तिरंगा के लिए कि सीधा कैसे पहना जाता है, उल्टा कैसे पहना जाता है, किसने उल्टा और किसने सीधा पहना है, इसके लिए लड़ रहे हैं। और जहां से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जो संघ की शाखाओं में भी तिरंगा देखने को मिलेगा, जो अभी कहीं नहीं लगाया जाता है। इसकी मुझे जरूर उम्मीद है, ये पैटर्न से दिख रहा है। अब सवाल इस बात का है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी जान दी इस देश को आजाद करने के लिए, क्या उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि देश के आजाद होने के 80 साल के बाद 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री के चावल पर जिंदा रहेगी? क्या उन्होंने यह सोचा होगा कि जिस तरीके से अंग्रेज देश का दोहन करके यहां का पैसा लंदन ले जाते रहे, 80 साल के बाद इसी देश का पैसा यहां के नेता और यहां के कैपिटलिस्ट सोच के बड़े बड़े मदांध व्यापारी यहां से स्विट्जरलैंड और बाकी सिंगापुर जैसे देशों के बैंकों में ले जा रहे होंगे? कम से कम मुझे नहीं लगता उन्होंने सोचा होगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि आज जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शिक्षा के ऊपर कोई उनका बयान किसी तरीके का नहीं आया। अगर वो ये कहते हैं कि हम एआई के माध्यम से बच्चों को कोचिंग की सुविधा दिलाएंगे,
तो कहीं ना कहीं वो आज उन्होंने ये स्वीकार किया है लाल किले के प्राचीर से कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और बच्चे किसी कंपटीशन का एग्जाम इन शिक्षा से नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें कोचिंग कराने की जरूरत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कोचिंग फ्री में देंगे। क्यों देंगे भाई? 5 किलो आप चावल दे रहे हैं, कम से कम 150-200 रुपए का आता होगा जी। जो ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं वो तो 100 रुपए महीने में हो जाती है। कम से कम बच्चों के माता पिता को यह गर्व की अनुभूति करनी चाहिए, ये मौका देना चाहिए अनुभूति का कि वो 100 रुपए अपने बच्चे की ऑनलाइन कोचिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। और 1 करोड़ के लिए क्यों भाई? एक यूट्यूब का पेज खोल दीजिए, पूरा 150 करोड़ के लिए खोल दीजिए, जिसका दिल करेगा मोबाइल पे खोल के पढ़ लेगा। 1 करोड़ तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब जेन जी और जेन अल्फा कॉलेजों में और स्कूलों में शासन और प्रशासन की बखिया उधेड़ रहे हैं, तो ये कौन सा नया जुमला लेके आए हैं आप? 100 रुपए की कोचिंग 1 करोड़ के लिए सरकार फ्री देगी? आप अपनी शिक्षा व्यवस्था की क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? मैं आपको 2-3 आंकड़े दे देता हूं, बहुत छोटे छोटे जी, कि हमारा देश आज 80 साल बाद कहां खड़ा है। आज आईआईटी में 80% फैकल्टी जनरल कास्ट की है, ओबीसी 11%, एससी 6%, एसटी 2%। आजादी के 80 साल के बाद आईआईएम का देख लीजिए, 83% फैकल्टी जनरल कास्ट की है, 9% ओबीसी, 5% एससी और 1% एसटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी सुन लीजिएगा, खून के आंसू आएंगे आंख से किसी भी देशभक्त को जी। 87%, 87% फैकल्टी जनरल कास्ट की है, ठीक है, 4% ओबीसी है जी, 7% एससी और 1% ठीक है शरद जी। अब उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण दे दीजिए। नहीं शरद जी ठीक है, आपने पूरे देश के आंकड़े रख दिए, अब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनका, संजय सिंह जी आपके पास आएंगे। एक हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं हम। हमारे साथ में कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जरा आ रहा हूँ संजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। जरा हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूषण दीवान जी आप बताइए, आपने ये जो स्वतंत्रता दिवस आज देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखा, उसमें आपको क्या क्या चीजें अच्छी और क्या क्या चीजें खास लगी? आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को भी और आपके सभी दर्शकों को भी। आपको भी सर। मैं 71 की लड़ाई लड़ा हूं जी, और नौसेना में कमांडर बन के रिटायर मैं हुआ हूं। उसके बाद मैं एमटेक रहा आईआईटी दिल्ली में, और उसके बाद मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, देश में विदेश में जी जी, अदानी पोर्ट में भी। उसके बाद मैं 3 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, देश की तरक्की की राह बढ़े। एक तो तरीका यह है कि गलतियां निकालो, अपोजिशन का काम है गलतियां निकालना, अच्छी बात है, पर एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच से आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये भी सोचना हर नागरिक का काम है, वो कोई भी पार्टी हो उसकी, ये पार्टी का सवाल ही नहीं। अब मैं आपको इन्होंने जो बताया 7 पिलर्स हैं, उन्हीं की बात करता हूं जी। मैन्युफैक्चरिंग पावर है, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर है, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है, ये इतना बढ़िया मौका है। चीन अपनी विश्वसनीयता खो बैठा है दुनिया की मार्केट्स में। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकलते हैं, पीएलआई वगैरह गवर्नमेंट ने किया है, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, समाज को मिल रहा है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे तो हमारे को नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां उपलब्ध वहीं से होंगी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, शायद हमको पता नहीं इस चीज का, चीन का पूरा रकबा जो क्षेत्रफल जो है जमीन का, और भारत का जो रकबा जमीन का है, चीन हमसे कई गुना बड़ा है, पर चीन के पास एरेबल लैंड मास जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता है वो हमसे कम है, हमारे पास ज्यादा है। फिर भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और हमने खुद की इनोवेट करके टेक्नोलॉजी निकाली तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ काम होगा, और हमारी बहुत सस्ती पड़ेगी। हमारी मार्स मिशन और अमेरिका की मार्स मिशन, हमारी कॉस्ट जो है मैनहट्टन, जैसे कनॉट प्लेस है दिल्ली में, एक मैनहट्टन ऐसी जगह न्यूयॉर्क में है, एक फ्लैट के बराबर खर्चा हमारा आया है।
ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्या है आपका? गति क्या? लॉजिस्टिक्स। जो आपकी रोडवेज बन रही है, आपका लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट जाता है इकोनॉमी के अंदर 13%। अगर हमारा रोड, वाटरवेज, एयरवेज से हमारा माल जाएगा और इसको हम अगर पोर्ट में क्लियरेंस जल्दी हो तो हमकी जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्जिन बड़ा मिलेगा हमको। और उसके बाद आपके डिफेंस पावर, पांचवा डिफेंस पावर में देखिए हमारी ब्रह्मोस, मैं फैक्ट्री विजिट किया है, पिलानी में फैक्ट्री है ब्रह्मोस की, जहां मैं कुलपति था, ने देखा मैंने। तो आप देखिए रशिया ने हमें दिया है 95 से आज को 30 साल होने को आगे लगभग, वो हमने जॉइंट प्रोडक्शन हो रही है और उसमें जो इंप्रूवमेंट ला रहा है इंडियन साइंटिस्ट, रशिया भी उससे खुश है। और वो दोनों मिलके, रूस और उसका नाम ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्यों है? ब्रह्मपुत्रा और मस्कोवा दोनों नदियां हैं। मस्को तो रशिया की नदी है। इनको मिला मिशन से हम फिलीपींस में, हम वियतनाम में, इंडोनेशिया में ये मिसाइल हम दे रहे हैं और कई देश मांग रहे हैं। डिफेंस पावर ऐसी है, लड़ाई जो है जोश से भी लड़ी जाती है, होश से भी। बिल्कुल जोश तो बहादुरी है, जज्बा है। होश क्या है? ये टेक्नोलॉजी का हम पीछे रख के रह जाएंगे तो हम अगर हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रहे, वेपन इंपोर्ट करते रहे, हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। बिल्कुल हमने खुद करनी है, प्रोडक्शन करना है, जिसमें बड़ा भारी फोकस है। ठीक बात। ये पार्टी की बात नहीं है। समय था, आदरणीय एंथोनी साहब डिफेंस मिनिस्टर, वो ये विचार था, अरे भाई चीन के बॉर्डर की तरफ जाओ ही मत, खाली छोड़ दो, जाओगे तो चीन को उकसाओगे, अटैक करेगा। हालांकि अफसोस की बात है 62 की वॉर हम हारते नहीं, अगर हमारी तैयारी पूरी होती। हम तैयारी नहीं थी, हार गए, अलग बात है, छोड़िए। पंचशील हो गया, हिंदी चिनी भाई भाई हो गया, उसके मुगालते में फंस गए। उसके बाद ये डिफेंस का जो है, मैं तो ये कहता हूं, दो चीजें प्रदीप जी, बस खत्म करूंगा जी। मैं कहता हूं अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया जो 140 करोड़ का देश है, आप रोटी कपड़ा मकान ना कहें, आप रोटी कपड़ा मकान और सुरक्षा कहें। दुश्मनों से घिरे हम, 4 बॉर्डर है, 4 फ्रंट है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश भी मुंह खोल रहा है और 7500 किलोमीटर की समुद्री तट, ये 4 बॉर्डर है और 4.5 है अंदर के स्लीपर सेल है, OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स कश्मीर में क्या कर रहे हैं भाई, टेररिज्म को। ठीक है दीवान साहब, डॉक्टर भूषण दीवान जी, आपने बिल्कुल बहुत शानदार बातें कही और इस बात में कोई शक नहीं कि हमको आगे बढ़ना है तो डिफेंस को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाना। लेकिन कुछ सवाल हैं जरा वो जरा जानना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि 1962 की लड़ाई हम चाइना से हार गए, लेकिन आपने तो 1971 की लड़ाई लड़ी है। 1971 की लड़ाई में तो हमने देश में अपना, दुनिया में अपना झंडा फहराया ना। हमने उनके 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया, उनको झुकने पर मजबूर किया, दूसरा देश बनवा दिया। ये तो देश की बड़ी विजय थी ना। बहुत अच्छी विजय थी प्रदीप जी। क्षमा करें, आप तो बुद्धिजीवी हैं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और उस क्यों खत्म हुआ? एक वॉर कोर्ट बना था, न्यूरनबर्ग वॉर ट्रायल्स। उस ट्रायल्स के बाद आपको पता होगा जीता कौन? अमेरिका, रशिया और यूके मिलकर जीते। अगेंस्ट किसके? जर्मनी, जापान और इटली। उन्होंने क्या कहा? हम जीत गए हैं मिस्टर जर्मनी, मिस्टर जापान, तुम अपनी फौज भी नहीं रखोगे। नहीं वो ठीक है, क्या किया? नहीं वो ठीक है, लेकिन हम दूसरी, डॉक्टर भूषण दीवान जी, हम दूसरी तरफ ला रहे हैं आपको। एक दूसरी तरफ ये महात्मा गांधी ने कहा था कि एक लड़ाई दूसरी लड़ाई को जन्म देती है। ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई आप देखिए ना, आज रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है। आज देखिए ना, वहां पर आज अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है। तो लड़ाइयां तो चलती रहेंगी, अगर ये लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी। और इसमें कोई शक नहीं कि हमें डिफेंस पर काम करना चाहिए, लेकिन अगर देश का नागरिक ही सही नहीं रहेगा, उसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो ऐसी लड़ाइयों से फायदा क्या है? प्रदीप जी, सुरक्षा के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता है। नहीं। और सुरक्षा का मतलब ये, सुनिए मेरी बात, जी, सुरक्षा बिल्कुल ठीक बात है। लड़ाई करो, सुरक्षा ठीक है, लड़ाई मत करो। जी। डिटरेंस क्या होता है? आपके पास इतना दम हो कि आंख उठा के ना देखे आपके ऊपर वो। बिल्कुल इतना दम होना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इतना दम होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबको मिल करके काम करना चाहिए सारा, और आप जो बातें कही जाए उसको पूरा किया भी जाना चाहिए ना। ये हम आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में और भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आपने तमाम बहुत अच्छी शानदार बातें कही हैं और ये एक अच्छा है। जरा संजय सिंह जी के पास चल। संजय सिंह जी,
उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो जो बात थी वो हो गई। अब आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि जो बातें कही जा रही हैं उसके आगे भी बढ़ना चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह रहे हैं कि हमें 100 गीगावाट बिजली बनाना है, 100 गीगावाट बिजली बनाना परमाणु की 2047 तक। आपको याद होगा, आप 2014 में भी हमने उनको अच्छे से कवर किया था, जब एक समय लग रहा था कि देश पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है और मोदी जी आएंगे तो समस्याओं का पूरा समाधान हो जाएगा। समस्या कहां चली गई कुछ किसी को पता ही नहीं चलेगा। उस समय उन्होंने कहा था कि 100 गीगावाट बिजली हम बनाएंगे सिर्फ सौर ऊर्जा से। वो सौर ऊर्जा आपकी कहां तक पहुंची? क्या 100 गीगावाट बन गई? बिजली की समस्या खत्म हो गई? जी पहले तो मैं अपने कर्नल साहब जो शरद शरण जी हैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। बड़े बहुत बेचैन हो रहे थे अरमान नक्सल के नाम पे जी, और भाजपा संघ पे तो आरोप लगाना इनका दीन है, मजहब है, इनके मजहबी फर्ज है ना, इनका ठीक बात, दीनी फर्ज है। क्योंकि दीनी फर्ज की बात नहीं है, वो विपक्ष है, वो अपना काम करेंगे। नहीं मैं बोलूंगा, संजय सिंह जी सुनिए, वो विपक्ष है, वो अपना काम करेंगे, आप सत्ता पक्ष में आप अपना काम करेंगे। वो सुन लीजिए, संजय सिंह जी सुनिए, सवाल सुनिए ना, संजय सिंह जी सवाल सुनिए, संजय सिंह जी मेरा सवाल सुनिए पहले। जो नक्सल की बात कर रहे थे बात पूरी करने दीजिए पहले, मुझे पहले सवाल सुनिए। इनको चिड़ सनातन से है, ना चिड़े हिंदू शब्द से है। इनके आगे मजहब दीन की बात करोगे तो खुश रहेंगे, ये उस पर खुश रहते हैं। मुझे पूरा करने दीजिए ना, समय क्यों वेस्ट कराते हैं आप? देखिए इन्होंने कहा नक्सल, भाई सवाल नहीं सुनते आप लोग ना। रत्ना पांडे जी सवाल सुनते ना संजय सिंह जी सवाल सुनते। संजय सिंह जी सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब नहीं मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए जी, बोलिए। सवाल बहुत खड़े करते हैं ना लोग, इनको बेनकाब करना जरूरी है जी। ये जब अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में थे माफिया गुंडे, रफीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ना जाने कितने लफंगे टुच्चे हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान वही रखना भारत को, भारत को आगे मत बढ़ाना। केवल शमशान कब्रिस्तान नमाज सरकारें थी, ठीक है। इनको बेचैनी ये है कि जो सफाई में हर साल 400 करोड़ रुपए जनता का पैसा फूकते थे, वो अय्याशी बंद हो गई इनकी। ये कहते जनता को भूखा 5 किलो अनाज, चुल्लू में पानी नहीं डूब मरने की मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गल्ला सड़ रहा है इसको गरीबों में बांट दीजिए। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये गल्ला बांट सके। और मैकेनिज्म क्यों नहीं था? वो ये देश के पैसा कमा रहे थे। लेकिन संजय सिंह जी इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। रत्ना पांडे जी इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। अब मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अब मैं आता हूँ 1000। देखिए संजय सिंह जी सुनिए, आप भी नहीं सुनने को तैयार है, रत्ना पांडे जी भी सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग पहले शांत हो जाइए, सुनिए पहले शांत हो जाइए। पहले संजय सिंह जी शांत होइए, संजय सिंह जी शांत हो जाइए, संजय सिंह जी पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है गीगावाट का। संजय सिंह जी सुनिए, संजय सिंह जी ये बात मनवाने का तरीका ठीक नहीं है। पहले आप बात सुनिए, धैर्य से आप बात सुनिए, सवाल सुनिए, सवालों के जवाब दीजिए। रत्ना पांडे जी आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी, अरे सुन तो लिए संजय सिंह जी, आप सवाल ही नहीं सुनते। चुप रहूंगा क्या? सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना। नक्सलियों को बेनकाब, ये जो हल्ला बोल गैंग था, जो मीडिया पे हल्ला बोलता था, जो हाईकोर्ट पे हल्ला बोलता था, संजय सिंह जी एग्जाम दे रहे हैं देश के बच्चों को नक्सली कहोगे, आतंकवादी कहोगे, क्या मतलब है? जो आपकी बात न माने वो नक्सली, नेहरू जी को कहा था। ये क्या मतलब क्या है? ये नेहरू बहुरूपिया है, तो ये बहरूपिया ये बैठे हुए। संजय सिंह जी सुनिए, सवाल सुनिए। संजय सिंह जी आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, ये गलत बात है आपकी। आप विपक्ष की आवाज को इस तरह से सही है, नहीं आप सुनिए, आप दूसरे लोगों की आवाज को इतना दबाएंगे तो सवाल नहीं सुन रहे हैं। संजय सिंह नेहरू को बोला है, संजय सिंह जी आप सवाल नहीं सुन रहे हैं ना। रूप बताना जरूरी बहुरूपियों को। सुन लीजिए, सवाल सुनिए, गुंडे सवाल सुनिए, सवाल इनकी क्लास में कौन पढ़ते थे? अरे सवाल ही नहीं सुने संजय सिंह जी, आप सवाल नहीं सुन रहे भाई, ये गलत बात है। घूमते थे लड़के। संजय सिंह जी अकेले आप डिबेट नहीं करेंगे भाई। आपका संजय सिंह जी सवाल सुनिए, धैर्य से सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। बहुत आराम से जवाब दूंगा। क्या ये बेसिर पैर के 1942 में सवाल साहब, समय खत्म हो जाएगा संजय सिंह जी। कौन जासूसी कर रहे थे? आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, आप रुकिए, संजय सिंह जी की आवाज को थोड़ा डाउन कर दीजिए भाई।
हम जरा भू राजनीतिक विशेषज्ञ के पास जाएंगे, डॉक्टर भूषण देवान जी। डॉक्टर भूषण देवान जी, आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बहुत शानदार काम किया आपने। ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी का एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल बता रहे हैं, आज पूरा विपक्ष हमलावर है कि यहाँ पर नक्सल तो खत्म हो गए हैं, नक्सलवादी खत्म, लेकिन अभी दिमागी सोच वाले नक्सलवादी अभी मौजूद हैं, उनको भी खत्म करना है। ये पहले अर्बन नक्सल, फिर अब दिमागी नक्सल। अब संजय सिंह जी रुकिए भाई, ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी प्रदीप जी, आप देखिए, हमारे यहाँ आसपास बांग्लादेश में 4 साल पहले यही जेन जी सामने आई थी, विदेशी ताकतों के भड़कावे पे बांग्लादेश को तोड़ने के कगार पे पहुंचा दिया। पिछले साल नेपाल में किया, अभी इंडिया में हो रहा है। ये ताकतें जो हैं, विदेशी ताकतें, ये चाहती नहीं है, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी कहती थी, CIA और वेस्टर्न पावर्स इसके पीछे हैं। और क्यों? आसान है इनको भड़काना। जवान लोगों को भी, उसमें दूसरे भी जुड़े हैं, जेन जी नहीं जुड़ा है। क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों? देखिए, बात यह है कि जब भी हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, नहीं, सुनिए भूषण दीवान जी, डॉक्टर भूषण दीवान जी, सवाल यह है कि जो भी विरोध की आवाज हो वो नक्सलवादी, जो भी विरोध की आवाज हो वो दिमागी नक्सल। तो 2014 के पहले जो 2013 में हो रहा था, 2013 और उससे पहले जो आंदोलन हो रहे थे, क्या वो भी नक्सलवादी थे? क्या वो भी दिमागी नक्सलवादी थे? नहीं, आप प्रदीप जी समझ रहे हैं, ये जो CJP पार्टी आई है ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर भूषण दीवान जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताइए, 2014 के पहले जो यहां आंदोलन होते थे पूरे देश में, क्या वो भी नक्सल थे? क्या नहीं, सारे आंदोलन नक्सल होते हैं। जब वो नक्सल नहीं थे तो ये नक्सल कैसे हो जाएंगे? अरे आप अलग आदमी हैं, मैं अलग आदमी हूँ, हर एक की किस्म अलग होती है। ये कैसे हुआ मुझे बताइए। CJP जो कर रहा है, क्या है इनके पीछे मंशा बताइए। NEP किस चीज, मतलब आप मुझे ये जो डॉक्टर भूषण दीवान जी, ये जो छोटे छोटे लड़के अपनी सड़क बनवाने के लिए, जैन अल्फा जो अपनी सड़क बनवाने के लिए निकले हैं, वो भी क्या आतंकवादी हैं, दिमागी नक्सलवादी हैं? सड़क की बातें कर रहे हैं आप जी। इतनी भारी मात्रा में सड़कें बन रही हैं, कुछ जादू की छड़ी है किसी के हाथ में? आपको प्रधानमंत्री बना दे, मुझे बना दे, जादू की छड़ी है? नहीं, अभी आप सोलर का पूछ रहे थे, सुन लीजिए डॉक्टर भूषण दीवान जी, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर भूषण दीवान जी, जो मैं कह रहा हूं, जेन अल्फा यहां आंदोलन कर रहा है, कोई अपना स्कूल की छत बनवाने की मांग कर रहा है, कोई सड़क की मांग कर रहा है, कोई पंखा लगवाने की मांग कर रहा है, ये सब नक्सलवादी है? क्या दिमागी नक्सलवादी है? क्या जी आप तोड़फोड़ कर देंगे? मतलब आपके 14-15 साल के बच्चे वो दिमागी नक्सली हैं क्या? आपको भड़का दिया तो आप तोड़फोड़ कर देंगे? अरे किसने तोड़फोड़ किया? कौन सा बच्चे ने क्या तोड़ा है? चश्मा धुल गया। अरे मुझे आप बताएं, चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे। पुराने नक्सलवादी थे, गेट पे लेटा हुआ था जी, नक्सली तो पुराने प्रधानमंत्री के गेट पे जाके लेट गया था। जो कहते दिमागी नक्सलवादी नहीं थे, अरे तो कंप्लेंट होती है, हर चीज के तरीके। आप तो महात्मा गांधी की बात उठा रहे थे, वो आप सत्याग्रह थोड़ी किया आपने सत्याग्रह किया? आप तो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे डिफेंस के बारे में, क्या उन्होंने सत्याग्रह किया? और आपको पता है सोलर का 162 गीगावाट कैपेसिटी हो गई है। 2010 से आज तक 1 गीगावाट थी पूरी कंट्री की। नेशनल सोलर मिशन बना है और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है जी। आप देखिए, जो बात गलत है गलत कहनी चाहिए, नहीं डॉक्टर, अच्छी हो रही है अच्छा कहना चाहिए। डॉक्टर आप ये ठीक बात है, सब एक ही परिवार के। ये ठीक बात है कि जो सच्ची, हाँ, जो सच बात है उसको कहना चाहिए और जो गलत बात है उसको भी कहना चाहिए। डॉक्टर भूषण दीवान जी, आपसे भी मैं ये बात कहूंगा, जो गलत है उसको भी गलत कहना चाहिए, गलत कहना आना चाहिए। ये नहीं कि हर बात सच्चा ही। मैं फिर से कह रहा हूं, जेन अल्फा लगातार पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। 10 से लेकर 15 साल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए। क्या वो दिमागी नक्सलवादी हैं? डॉक्टर भूषण, आप तो क्षमा करें, वो जेन अल्फा नहीं है, वो जेन जी है जी। जेन जी के पहले जेन आता है, मिलेनियल। नहीं, अरे सुन लीजिए, वो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, वो जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? नक्सल है, वो नक्सल क्यों है? अगर वो तोड़ फोड़ करेंगे तो नक्सल है,
बताइए कि आप कर रहे हैं प्रदर्शन। अरे आप लखनऊ आप किसकी बात यहाँ कर रहे लखनऊ हैं? में प्रदर्शन कर रहे हैं संजय सिंह जी, वकालत कर रहे हैं। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, कन्नौज में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तो चैनल चला रहे हैं ना, दिखाइए कहाँ तक है वो। गांधी वाली सत्य क्या डिमांड कर रहे हैं, दिखा दीजिए ये आप। अनशन नहीं कर आप रहे। क्या बोल रहे हैं प्रदीप जी? अरे आप टीवी देखिए संजय सिंह जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो नहीं, आप दिखाइए, आप क्लिप दिखा दीजिए ना। कहां से 10 साल 15 साल के अब बच्चे? मेरे पास समय नहीं बचा, वरना आपको वो क्लिप दिखा देते। चलिए अब आखिरी नहीं, दिखा दीजिए। अरे सुन लीजिए, हम आप आखिरी 2 सेकंड लगेगा। ठीक बात है। आप अपनी टीम से बोलिए, दिखाएं अभी क्लिप। तोड़ फोड़ जो है नक्सलवाद है, जी तोड़ फोड़। जी नहीं, फिर मैं कह रहा हूं तोड़ फोड़ नक्सलवाद है, लेकिन जो छोटे सत्याग्रह नहीं गांधी जी वाला। डॉक्टर भूषण दीवान जी आप सुनिए। अरे कन्हैया है कांग्रेस में नक्सली। अरे प्रदीप जी, कन्हैया जो राहुल गांधी का साथी है। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जी, इसके साथ राहुल खड़ा होता है। अरे ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है, समय का अभाव है हमारे पास में। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। और फिर शाश्वत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। शाश्वत जी जल्दी से बताइए, आज प्रधानमंत्री का भाषण आपने जरूर सुना होगा, क्या रहा अच्छा और क्या रहा, क्या लगा आपको, कैसा लगा? शाश्वत तिवारी जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए हमारे पास वक्त इतने की ही ज्यादा देता है, तो कुल मिलाकर के जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से 2047 का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि 100 गीगावाट बिजली बनाएंगे, इस बार परमाणु बिजली बनाएंगे। उससे पहले उन्होंने 2014 में कहा था कि 100 गीगावाट बिजली बनाएंगे जो कि हम सौर ऊर्जा से बनाएंगे। वो योजना कहां तक पहुंची? अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अब हम अभी उसके पहले कहा था 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे हम राजनीति से। इस बार उन्होंने 1 करोड़ बच्चों को जोड़ने की बात की है, उनको कोचिंग देने की बात की है, 1 करोड़ लोगों को एआई से जोड़ने की बात की है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात की है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब विपक्ष इस पे लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, और सत्ता पक्ष विकास की बात कर रहा है और विकसित भारत की बात कर रहा है। अब क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।